नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी पीटी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों एपिसोड 3 के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के सवाल को लेकर हम आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी पीटी स्पेशल में हम वर्ष 2013 से लेकर 2023 तक के 3 पार्ट भारत का सांस्कृतिक वारस यानी संस्कृति, पर्यावरण और भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न को लेकर आए। 2023 के प्रारंभिक परीक्षा के पहले 22 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर 23 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपका टाइम नहीं लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था 2013 का यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था 2013 में पूछे गए प्रश्न, इससे आपको एक और फायदा होगा कि ये जो अपने सोचते हैं कि किस साल कितने प्रश्न लिए गए, वो भी साथ साथ क्लियर होता जाएगा। और मैं हमेशा कहूँगा, व्याख्या से ज़्यादा प्रश्न के नेचर को समझिए कि कहाँ से आ रहा है, यानी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखें हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो हम सभी जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही शासन का आधार माना गया है, क्योंकि ये राज्य को डायरेक्शन दे रहा है कि इस प्रकार से शासन करना है। तो ऐसे तो आंसर सी हुआ, लेकिन हम लोग जरा व्याख्यात्मक हल के अनुसार अगर जाएं तो सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। सर्वप्रथम यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह देश का शासन चलाने के लिए आधारभूत है। देखिए, ये कार्यपालिका तथा विधायिका का वह तत्व है जिसके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। माने इसमें कार्यपालिका और विधायिका को वो डायरेक्शन दिया गया है जिसके आधार पर उनको अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। ये राज्य से अपेक्षा करते हैं कि ये जन कल्याण के लिए विशिष्ट प्रयास करें। ये तत्व देश में सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र लाते हैं और ये निर्देशात्मक हैं, एक तरह का डायरेक्शन है। ये राज्यों के ऊपर प्रभावी है ऐसा नहीं समझना है, केवल एक निर्देश है। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखें। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। माना लोकसभा का मन है तो स्वीकार करे और नहीं करे तो बिना करे आगे राष्ट्रपति को भेज सकती है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती है। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है और राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। आंसर तो ये ही होगा, लेकिन हम लोग जरा इसकी व्याख्या देखें, धन विधेयक के बारे में जानें। तो संविधान के अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित हैं। अनुच्छेद 110 में 7 ऐसे मामले हैं जिसको धन विधेयक माना गया है, लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है क्या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है।
धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसे लोकसभा में पेश करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राज्यसभा, जब लोकसभा से धन विधेयक पारित होकर के राज्यसभा को भेजा जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उस पर निर्णय लेना होता है, अन्यथा वह विधेयक पारित समझा जाता है। राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर उस पर कोई संशोधन करके भेज देती है तो लोकसभा राज्यसभा के सभी या किन्हीं संशोधनों को स्वीकार कर सकती है या चाहे तो अस्वीकार कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा के उस सिफारिश को पूर्णतः अस्वीकार कर सकती है, पूर्णतः स्वीकार कर सकती है और आगे राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेज सकती है। किसी भी परिस्थिति में अगर धन विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाएगा। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। भारत में राज्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने हैं, ये गलत है। ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है और विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन पर की जाएगी। तो सही तो आंसर सी है, बट जरा व्याख्या देखें। पहला जो स्टेटमेंट है नियुक्त नहीं किया जा सकता है, देखिए समझने का कोशिश करिए। सारा आर्टिकल पर आधारित क्वेश्चन है। आर्टिकल 53 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगा। मतलब एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 217 भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में जो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करता है। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल याद होगा तो फटाक से आप सॉल्व कर देंगे। आर्टिकल 56(1) प्रक्रिया नहीं दिया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। दूसरा, आर्टिकल 239 कैपिटल ए संसद विधि द्वारा पुद्दुचेरी एवं जम्मू कश्मीर संघ राज्य के लिए मंत्रिपरिषद का गठन कर सकती है। और 239 AA(5) में कहता है दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो ये जो है व्याख्या है। अब आइए निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है और लोकसभा में मतदान कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2 और 4, 1, 2 और 3,
केवल 1 और 3। तो हम जानते हैं कि ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है और उस आधार पर सी और बी नहीं होगा। और हम ये भी जानते हैं कि ये लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये नहीं होगा। तो उस आधार पर जो है आंसर डी है 1 और 3। लेकिन व्याख्या देखें क्या कहता है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वह लोकसभा में बोल सकता है, परंतु मतदान में भाग नहीं लेगा। अब आइए, निम्न में से किस निकाय या निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद। ए क्या कहता है? केवल 1 और 2। बी क्या कहता है? केवल 2। सी 1 और 3 और डी ये सभी। तो तीनों का उल्लेख संविधान में नहीं है, आंसर है इसका डी। लेकिन जरा हम व्याख्या देखें कि राष्ट्रीय परिषद के बारे में। भारत के विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग इसके सदस्य होते हैं। अब आइए, योजना आयोग जो अब है नहीं, इसके जगह पर नीति आयोग आ गया। लेकिन 13 में जब सवाल पूछा गया था तो एक्चुअली उस समय योजना आयोग था। इसलिए मेरा व्याख्या 13 के रेफरेंस में अभी होगा। 1950 में भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे कहेंगे क्योंकि खत्म हो गया। इसमें एक उपाध्यक्ष होता था जो कार्यकारी प्रमुख के रूप में काम करता था, और यह भी संवैधानिक निकाय नहीं है। इसमें गृह, वित्त और रक्षा मंत्री अंशकालीन सदस्य होते थे। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अब आइए क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानें। इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा की गई। इसकी रचना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। प्रत्येक मुख्यमंत्री बारी बारी से इसके उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। पहला, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दूसरा है दक्षिणी चेन्नई, इसका मुख्यालय है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु ये इस क्षेत्रीय परिषद का भाग है। मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय जो है वो इलाहाबाद में है, और इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, ये इसका मुख्यालय मुंबई में है। देख रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब इसके अंदर है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसका राजधानी शिलांग है। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये इसके अंदर आता है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखें। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। कैसे? तो ए कहता है सभी राज्यों की सहमति से, बी कहता है बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से,
अब बिना किसी राज्यों की सहमति से। तो आंसर डी ही है कि इसमें किसी राज्य से सहमति नहीं लेना है। देखिए ये भी किस तरह से आर्टिकल पर आधारित क्वेश्चन था। इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, पहले अगर कुछ लिखा भी है, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर कोई भी विधि बनाने की शक्ति है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्टिकल याद होगा तो आंसर डी फट से याद आ जाएगा। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को वर्ष 1996 में अधिनियमित किया। निम्न में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभी ज्ञात नहीं है? स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। व्याख्या है सी, जनजातीय क्षेत्रों में उद्देश्य नहीं है। समझ गए? ऑटोनोमस, ये पेशा का काम नहीं है, ये ऑलरेडी 5वीं 6ठी अनुसूची में लिखा हुआ है। अब आइए, पेशा कानून भूरिया कमेटी के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज पेशा का फुल फॉर्म है। इसे पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों में अनुसूचित क्षेत्रों को विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जो अनुच्छेद 244(1) में संदर्भित किया गया है। अब देखें 244(1) क्या कहता है। 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए होता है। अब देखें कि इस पर कहां कहां काम हुआ है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे 10 राज्यों ने या तो आंशिक या तो पूर्ण 5वीं अनुसूची के क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। इसके अंतर्गत ग्राम सभाओं को निम्न चीजों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है: जल जंगल जमीन पर संसाधन, लघु वनोपज, नशीले पदार्थों का विनियमन, मानव संसाधन, स्थानीय बाजारों का प्रबंधन और भूमि हस्तांतरण को रोकना। अब आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय परिषद विकास परिषद की स्थापना करता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग, राज्यों के मुख्यमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण। देखिए 2 सवाल हुआ, एक अभी हम लोग डिस्कशन किए थे, क्योंकि उस साल योजना आयोग इन सब चीज़ों को ख़त्म किया गया था। 1 2 3, 1 3 4, केवल 2 4, 1 2 3 4। तो इसका आंसर है बी, ये वित्त आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास परिषद का मेंबर नहीं होता है। लेकिन अब देखें फिर वही व्याख्या, राष्ट्रीय विकास परिषद भारत के विकास के मामलों में निर्णय लेने और विचार करने के लिए स्थापित किया गया था। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई। इसके मेंबर कौन कौन हैं? प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और अब नीति आयोग के सदस्य। अब आइए 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है, सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है,
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2-3, सी केवल 3, डी 1, 2, 3। यहाँ 22 मेंबर होता है, 25 लिखा है, एक गलत है, यानी ए डी खत्म हो गया और 2, 3 दोनों सही है। आंसर होगा बी। संसद में, अब इसकी व्याख्या तो अच्छे से करेंगे, 3 वित्तीय समितियां हैं, लोकलेखा, प्रकलन और सार्वजनिक उपक्रम की समिति। ये फाइनेंशियल कमेटी है। लोकलेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी, लेकिन जरा देखिए कि ये अपनी शक्ति कहाँ से ग्रहण करता है। तो सभी संसदीय समिति अनुच्छेद 105, आखिर उसमें लिखा हुआ क्या है? संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, और अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम से अपना अधिकार प्राप्त करती है। यानी जितनी भी कमेटी बनी है वो जो अपने अधिकार का प्रयोग करती है वो 105 और 118 के द्वारा। इसका गठन लोक सेवा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 308 के अंतर्गत प्रतिवर्ष किया जाता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। यही स्टेटमेंट गलत था। और लोकलेखा समिति का काम केंद्र सरकार के विनियोग खाते और वित्तीय खातों की यह जांच करता है। भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के द्वारा राज्य निगम और विनिर्माण परियोजनाओं के तैयार रिपोर्ट की जांच करता है। भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा स्वायत्त शासी संस्था और अर्ध स्वायत्त निकाय द्वारा रिपोर्ट की जांच करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होंगे। जब तक मंत्रियों को संसद में विश्वास प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3। सबसे पहले समझिए, ये तीसरा नंबर होगा ही नहीं। राज्य का अध्यक्ष का मतलब राज्यपाल। राज्यपाल कहीं मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है? या अगर यहाँ राज्य का मतलब स्टेट लिया जाए तो क्या राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होगा? 3 होगा। आंसर है 1 और 2। अब जरा व्याख्या देखिए कैसे आर्टिकल वाइज पूछा है। 75(5) कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं होगा। देखिए 75 का 3 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और 163(1) अगर स्टेट के रूप में लीजिए तो राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अब आइए 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, नहीं होता है, लोकसभा के लिए होता है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बिल्कुल। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, है तो सही, पर व्याख्या देखें। केवल 1, केवल 2, 3, 1 और 3 और 1, 2, 3। पहला स्टेटमेंट गलत है। आंसर होगा बी। ये देख लीजिए, केवल 2 और 3। अब जरा इसकी व्याख्या देखें। अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
75 का 2 क्या कहता है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 78 का 1 क्या कहता है? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय को राष्ट्रपति को सूचित करे। अब आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। 13 के रेफरेंस में पूछ रहा है। आर्थिक एवं सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान एक विहित करता है कि पंचायत को अपना आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद, पहले देख लेते हैं उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग कैसे होगा? दोनों 2 स्वतंत्र संस्था हैं। तो 1 गलत है, आंसर है बी 2 और 3। जरा हम यहां पर व्याख्या को देखें दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग 2 स्वतंत्र संस्थाएं हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का लिस्ट 3, समवर्ती सूची तीसरा लिस्ट है। पहला केंद्र, फिर राज्य, फिर समवर्ती सूची के प्रविष्टि 20 में आर्थिक और सामाजिक योजना शब्द का उल्लेख है। इसका मतलब वो समवर्ती सूची में है। अनुच्छेद 243 जी, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को निम्न शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा। उसमें से जो आपका प्रश्न है वो डाले हैं, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना। अब आइए 13वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ये और लिख के गड़बड़ा दिया, सभापति तो नहीं होता है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां तक ये सही है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा बी, केवल 2। देखिए यहां भी डायरेक्ट ये दोनों आर्टिकल का सवाल है। आर्टिकल 89(1) क्या कहता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी वो उसका मेंबर नहीं होगा। लेकिन 89(2) कहता है राज्यसभा यथाशीघ्र अपने ही सदस्यों में से किसी एक सदस्य का उपसभापति के रूप में चुनाव करेगा, यानी ये उपसभापति तो मेंबर हुआ। आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी मनोनीत वोट नहीं देते हैं। लेकिन आर्टिकल 66(1), उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से होगा। यहां नहीं लिखा कहीं भी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसलिए उपराष्ट्रपति। सारा खेल जो है ना आर्टिकल का है दोस्तों। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2।
तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। कैसे? तो देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराना, कानूनी जागरूकता फैलाना, लोक अदालतों का आयोजन करना, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से विवादों को निपटारे को बढ़ावा देना, अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देना। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करती है। दोस्तों, यदि कोई बच्चा गुजरात में तो ऑफलाइन और पूरे भारत में भी अगर 12वां का एग्ज़ाम इस बार दिया है और पास किया है, कॉलेज के साथ साथ वो यूपीएससी और जीपीएससी या दूसरे राज्य के हैं तो अपने पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए जो है विश्वास एजुकेशन 3 साल का एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें पहले साल हम लोग एनसीईआरटी पूरा 1 साल पढ़ाते हैं, 1000 घंटे का क्लास है। दूसरे साल हम लोग आईएएस के प्रीलिम्स का पूरे 1 साल तैयारी कराते हैं, और तीसरे साल हम लोग जो है केवल आईएएस का मेंस कराते हैं। यह एक बेहतरीन कोर्स है। कोई भी बच्चा यदि चाहे तो कॉलेज के साथ साथ इस कार्यक्रम को कर सकता है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो अभी न अभी कलम उठाइए और इस नंबर पे संपर्क करिए 9427253077। अगर ये नंबर बिजी आए तो 9428804128 पर संपर्क करिए। आपका सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। पूरे भारत की एकमात्र संस्था है विश्वास एजुकेशन अहमदाबाद में, जो फुल एनसीईआरटी पढ़ाता है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे आर्ट्स पेपर को और 6 से लेकर के 10 तक के साइंस के पेपर को। तो दोस्तों, अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, आपको इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम पूरा। मंडे को मैं फिर अब 2014 के सवाल को लेके आऊँगा। अगला 3 दिन, एक दिन कल्चर, फिर पर्यावरण, फिर जो है आपका पॉलिटी। तो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।